ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ ज़राअत के मिनिस्टर जनाब इस्माइल राहू साहब मौजूद हैं। कोशिश यही थी कि मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी उनसे बात हो। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं सिंध में कि सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तीसरा टेन ओवर है। मतलब किन किन चीज़ों की अचीवमेंट इन्होंने हासिल की है। 18th अमेंडमेंट के बाद ख़ुद मुख्तार भी हैं और वफाक की भी कोशिश होती है कि इन्वॉल्वमेंट ना की जाए, लेकिन बहुत सारी वफाकी प्रोजेक्ट में हम देखते हैं कि इन्वॉल्वमेंट होती है और सिंध हुकूमत अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाती है। हमने देखा सिंध के कच्चे में वारदातें हुई, लोग अगवा हुए, पुलिस भी शहीद हुई। उसके बाद पानी का मसला भी, मतलब हर जगह एहतजाज हो रहा है। लीडर ऑफ अपोजिशन हलीम आदिल शेख साहब मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं और वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि सिंध की जो अपनी जो गवर्नेंस है वो ठीक नहीं है, यहाँ पर अकरबा परवरी है, ताकतवर लोगों को पानी दिया जा रहा है। राहू साहब, अब मैं आऊँगा पानी के मसले पर। पहले कि ठीक है 1991 के बाद से अभी तक ये शिकवे रहते हैं, ये कब हल होंगे? मतलब गर्मियों में ठीक है पानी की शॉर्टेज भी होती है, अभी भी गुड्डू और सक्कर की जब हम फैक्ट्स एंड फिगर पे बात करते हैं पानी की कमी है, तो ये पूरा मलबा हर बार जब नवाज शरीफ साहब पीएम होते हैं तब भी आप उसको जिम्मेदार ठहराते हैं। आज इमरान खान साहब हैं, पीटीआई है, तब भी आपने कहा कि आप लोग जुल्म कर रहे हैं। ये जुल्म सिंध के साथ ही क्यों है? देखें, इसीलिए जो पुरानी आप अगर दस्तावेज़ात जो कमीशनें बनी हैं दरियाए सिंध के पानी के इशू पे, ये आज का इशू नहीं है, ये अंग्रेज़ों के वक्त का इशू है, ठीक है ना। और इशू ये तब रेज़ हुआ जब दुनिया आस्ते आस्ते आगे बढ़ी और बहरा पानियों को कंट्रोल करने लगे लोग, और बैरेज बनने लगे, गेट्स बनने लगे, रेगुलेशन सिस्टम आया। तो उसके बाद दरिया जो अपनी मस्ती और में बहते थे, अपनी मर्ज़ी से बहते थे, उन पे जब वो पानी को कंट्रोल करने का सिस्टम आ गया तो उसके बाद ये इश्यूज़ पैदा होने लगे। इसी वजह से अगर आप बहुत सारी अंग्रेज़ों के दौर में भी कमीशनें बनी, कमेटियाँ बनी, इंक्वायरियाँ हुई, उसमें भी अगर आप देखेंगे कि सब में एक बात इत्फाक राय है कि सबसे पहला हक पानी पे जो है वो लोअर राइपेरियन शरीयत भी यही बिल्कुल ठीक है ना। जो 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 टेल एंडर है उसका सबसे पहला हक है पानी का। तो सिंध का इसमें पहला हक तस्लीम किया गया। अंग्रेज़ों ने भी, जो साम्राज्य थे, जो इम्पीरियलिस्ट थे, लेकिन उन्होंने भी उस सिंध के हक को पानी पे सबसे पहला हक तस्लीम किया। अब देखें, हम कहते हैं कि अगर पानी की किल्लत है, पानी की कमी है, शॉर्टेज है, तो हम उसको शेयर करने के लिए तैयार हैं। हम बिल्कुल नहीं कहते कि जी दूसरे सूबे जो हैं, दूसरी जो पाकिस्तान की फेडरेटिंग यूनिट्स की जो अकाया हैं, उनको आप कोई कमी न दें, कमी दे दें, सब दे दें, उनके खाते में डाल दें, सब हमें दें। हम ऐसा बिल्कुल नहीं कहते, बिल्कुल कहते नहीं। हमारा जो हम कहते हैं जो राइट है, हमारा जो हक है, जो अवेलेबल वाटर इस वक्त इंडस सिस्टम में मौजूद है, जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन की और रेगुलेशन की जिम्मेदारी इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी की है, वो उसको रेगुलेट करे और जो शॉर्टेज हैं उस शॉर्टेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे। अच्छा, उसके हिसाब से हमें जो शॉर्टेज आती है, आप देखें अगर पंजाब ले रहा है 6% शॉर्टेज और सिंध के हिस्से में आए 35 से लेके 45% के दरमियान शॉर्टेज आ जाए, मुख्तलिफ जो 10 डे अभी तो आज से नए 10 डेलीज शुरू हुए हैं, जून 1 जून आ गई है। तो आप पिछले जो मई के ये तीनों ये दहाइयों के जो 10 डेलीज आप निकाल लें, उसमें आप देखें कि एवरेज कितना निकलता है। 30+ एवरेज है सिंध की शॉर्टेज का, 35, 37, कभी कभी तो उसमें 46-45% तक जो किल्लत रही है सिंध को। जो चलें, आपने जो ये विफाक की तरफ जो आपकी ये शिकायत है, तो आवाम भी ठीक है आपके साथ है कि आपकी ये डिमांड ठीक है कि शॉर्टेज भी अकॉर्डिंगली डिवाइड हो, सूबों में सिंध को मतलब लॉस ना दिया जाए। लेकिन जब हम सिंध के दूसरे शहरों की बात करते हैं, बहुत सारी शिकायत ये मिलती है कि जिसकी ज़मीन मतलब कम है, जो छोटा किसान है, उसको बड़ा जो मतलब वहाँ का जो रईस है या वडेरा है वो पानी नहीं देता। तो अंदर आपके सूबे में तकसीम पानी की क्या सही हो रही है? उस पर आपका कंट्रोल है? बिल्कुल नहीं कहता कि कोई 100% सही हो रही होगी, लेकिन हम एफर्ट्स कर रहे हैं, ठीक है ना। ये पानी का सिस्टम ऐसा है कि जिसको आप 100% कंट्रोल कर, क्योंकि एक बड़ा वसी रकबा है ना, आपको उसको पानी जहाँ जहाँ जाता है, लेकिन हम हत्तल इम्कान सिंध हुकूमत कोशिश करती है कि पानी की जो वो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। उसमें हम करते हैं, आपको पता है कि सिंध गवर्नमेंट ने बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने उसको शुरू किया, कैनाल्स की लाइनिंग शुरू, यानी कैनाल्स को पुख्ता किया जाए
ताकि उसमें दो चीज़ें, जो कि पानी की कमी को हम फेस कर रहे हैं, किल्लत को, उसमें पानी की सेविंग होगी, बचत होगी, कम पानी खर्च होगा, उसमें पानी की ज़ाया भी नहीं होगा, एवापोरेशन भी नहीं होगी, और मॉड्यूल्स भी पक्के और पुख्ते होंगे, पूरा कंट्रोल होगा उस पर, ताकि किसी को कोई शिकायत नहीं हो, पानी फेयर प्ले हो और टेल एंड्स तक पानी जाए, जहाँ जहाँ लाइनिंग हुई है। दूसरी बात, फ़कत हम यही नहीं कर रहे, हम अपने वाटर कोर्सेज को, जो मुझे एग्जैक्टली फिगर नहीं है याद, लेकिन उसमें उसको भी हम पुख्ता, उनकी भी लाइनिंग कर रहे हैं, मरम्मत का काम हो रहा है उनका। एक तो पानी सेव किया जाए, दूसरा ये कि जो डिस्ट्रीब्यूशन फेयर हो, और हम हर तरफ से इकदाम कर रहे हैं। हमने बड़े बड़े अभी ऑपरेशन किए हैं, जहाँ जहाँ इलीगल किस्म के अगर मॉड्यूल्स हैं या कोई पंप्स लगे हुए हैं, वो हमने बंद किए हैं, उसमें एफआईआर कटी हैं, कत्ता नजर किसका किससे तय लेके हम ऑपरेशन करते रहते हैं। लेकिन उसका मतलब ये कत्तई नहीं है, कत्तई नहीं है इसका कि आप वो बहाना बना के, आप वो जस्टिफिकेशन दे के आप पूरी सिंध का पानी बंद कर दें, आप दरिया का पानी, दरिया बंद कर दें, आप पूरे इदारे को। देखिए, सबसे बदकिस्मती ये है कि मौजूदा हुकूमत ने इदारों को तहस नहस कर दिया है। हम यही कह रहे हैं कि इस हुकूमत ने इदारों को यरगमाल बना लिया है। ये चाहते हैं कि एहसाब इसी तरीके से यरगमाल हो जिस तरीके से ये मुल्क के और इदारों को यरगमाल बना के बैठे हुए हैं। वरना एहसा इसलिए बनाया गया था कि वो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, यानी एग्जीक्यूटिव पावर उसी के पास होना चाहिए, वही रेगुलेट फैसला करे, तमाम सूबों को बिठा के, और एक फेडरेटर का नुमाइंदा हो उसमें, वो बैठ के तय करें कि जी किस तरीके से पानी की तकसीम होगी, अगर शार्टेज है तो उसका क्या करना है, अगर एक्सेस है तो क्या करना है, ये सारा उनको करना है, लेकिन उनको नहीं करने दिया जाता। ठीक है, ठीक है। उम्मीद है कि ये पानी का मसला भी जल्द से जल्द हल हो और सिंध और वफाक में जो ये जो चपकलिश है इसमें नरमी आए। आगे बढ़ते हैं। सिंध के स्पेशली शिकारपुर महवर बना रहा, पूरा वीक ऑपरेशन चलते रहे, और ये जब हम इन दहशतगर्दों की या इन डकैतों की जब हम बात करते हैं तो इनका भी मतलब एक तारीख है, ये ख़त्म क्यों नहीं होते? मतलब ऐसा क्या है, क्या वहाँ पे कुछ आपकी गाड़ियाँ नहीं जा सकती? फिर उन बख्तरबंद गाड़ियों से गोलियाँ आर पार हो गई, वो नाकिस मटेरियल। गुलाम हैदर साहब जमाली इससे पहले भी आईजी सिंध थे, तो ये आप लोगों का ही तीसरा टेन्योर है, आज 12-13 साल हो गए आपको सिंध में। आपको नहीं लग रहा कि आपका फेल्योर है ये? देखें, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेहतर करना, ठीक करना, ये भी क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है सिंध के अंदर। आप देख लें कि किसी ज़माने में कराची में क्या सूरत होती थी, और पूरे रूरल एरियाज में ये होते थे कि कानवाई चलते थे। ये होता था कि रूरल एरिया में आप एक गाड़ियाँ जो चलती थी, अगर आप 2008 से 9 से पहले आप देख लें बिल्कुल था, पुलिस कस्टडी में गाड़ियाँ जाती थी, सड़कों पे एक एक गाड़ी को जाने नहीं दिया जाता था, बल्कि गाड़ियाँ इकट्ठी होती थी, फिर उनको कानवाई करके मोबाइल्स ले जाती थी। और जो अब वो सिचुएशन नहीं है, अब बेहतर है। अब इक्का दुक्का वाक़यात ज़रूर होते हैं, ये फ़कत सिंध में नहीं होते, क्या पंजाब में नहीं होते? पंजाब में भी जितनी गैंग्स हैं या जितनी ब्रूटलिटी के साथ, मैं समझता हूँ जितनी बर्बरियत के साथ जितने वो पंजाब में वाक़यात होते हैं, उनकी मिसाल मिलना मुश्किल है। तो यहाँ इश्यूज़ हैं, हम कर रहे हैं उस पर क्विक हमने एक्शन किया है, हमने अपने अफसरों को उसमें पनिश किया है, अपने हटाया है अफसरों को, नए अफसर लगाएं, ऑपरेशन फुल्ली ऑपरेशन हम कर रहे हैं, चल रहा है, और पुलिस ही कर रही है, पुलिस नहीं। अच्छा, इन इल्जामात को क्या कैसे कहेंगे कि एसपी रिजवान साहब की कमीशन थी, फिर उनको तबादला किया गया और अपने अफसरान लगाए जा रहे हैं, इस तरह की जो खबरें गर्दिश कर रही हैं? ऐसी बात नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर सिंध हुकूमत की तरजीह है, रिट ऑफ गवर्नमेंट सबसे पहले है हमें, और हमारे जो शहरी हैं उनके ज़िंदगियाँ जो हैं, उनकी लाइफ जो हैं, हमें सबसे पहले है। इसमें हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, कोई चीज़ नहीं करेंगे। सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर है, अमन अमान है, अमन अमान दस्तयाब करना, देना हुकूमत वक्त का काम है, उसका फ़र्ज़ है, ये हमारा फ़र्ज़ है, ये हमारी ड्यूटी। अगर कहीं कोताही होती है तो यकीनन हमारी कोताही मतलब अगर कहीं पुलिस की कोताही हो गई तो भी हमारी है, कहीं SHO की हुई, कहीं DSP की हुई, कहीं किसी भी अफसर की हुई, अल्टीमेटली जिम्मेवारी वो हम समझते हैं कि यकीनन हुकूमत की है। तो हम उस जिम्मेदारी से बरीर जमा नहीं हुए, नहीं हम किसी और को उसका जिम्मेदार ठहराते हैं। अच्छा, ये दहशतगर्द कब पकड़े जाएंगे, सक्सेस होगा? ये हो रहा है, इंशाल्लाह हो जाएगा। ये पूरी गैंग्स जो है फुल्ली तौर पर ऑपरेशन हम कर रहे हैं, इंशाल्लाह जो भी गैंग्स होंगी उनका हम जो है वो बिल्कुल तहस नहस करेंगे, उनको ख़त्म करेंगे। चलें इस्माइल राव साहब, आगे बढ़ते हैं। आप सीनियर पॉलिटिशियन भी हैं, वज़ीर ज़राअत भी हैं, ठीक है, आप अपने एग्रीकल्चर सिस्टम पे भी मैं आपसे बात करूंगा। उससे पहले मेरी कोशिश है, मैं फ़ौरन टाइम की कमी की वजह से कराची
पर मैं आ जाता हूँ। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर और ठीक है तज़ीन व आराइश के काम आप लोगों ने किए, चाहे शारा फैसल है, फ्लाईओवर्स आप लोगों ने बनाए जो कि आपको बनाने चाहिए थे, ठीक है, देर है दुरुस्त है। आगे बढ़ते हैं। इस वक्त एक शिकायत स्मार्ट लॉकडाउन की हमें देखने को मिल रही है। MQM हकीकी के चेयरमैन आफाक अहमद साहब ने भी इल्ज़ाम लगाया कि सिंध हुकूमत शायद उर्दू स्पीकिंग एरियाज़ पे ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस कर रही है और बाकी जहाँ ज़बानें बोली जाती हैं वहाँ पर कुछ मार्केटें भी खुली हुई हैं, दुकानें भी चल रही हैं और मतलब अकरबा परवरी। आप तो इस सियासत पे बिलीव नहीं करते? देखें, मुझे नहीं पता किसने क्या इल्ज़ाम लगाया है, लेकिन आप अगर देख लें कि सिंध हुकूमत को कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है कि इस किस्म की बात करे। हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सब सिंधी हैं, सिंध के अंदर जो भी रहते हैं हम समझते हैं कि हम तो उनको सिंधी समझते हैं जो भी सिंध के अंदर रहते हैं, जो 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 सिंध के अंदर उनके हक है उनका जो रहते हैं। और अगर वो अपने आप को सिंध क्या नहीं समझते या सिंधी नहीं समझते तो वो और बात है, फिर उनको सोचना चाहिए। जब वो ऐसा सोचेंगे तो फिर हम भी सोचेंगे। जो अगर कोई ऐसा सिंध के लिए सोचेगा, जो सिंध के वासियों के लिए सोचेगा तो फिर तो। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हम कोई भी इस किस्म का इकदाम जो है वो हमने किसी आबादी के बुनियाद पे, कहाँ कौन बैठा है, कौन का कहाँ किसकी आबादी है, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ कहीं ऐसी जगहें होंगी कराची के अंदर जहाँ सिंधी ज़्यादा होंगे, कहीं पश्तो ज़्यादा होगा, कहीं ठीक है उर्दू स्पीकिंग ज़्यादा होगा, कहीं मिक्स आबादियाँ हैं। ज़्यादातर तो कराची के एरियाज़ वो हैं जहाँ मिक्स आबादी है, तमाम लोग जो पाकिस्तान से आए हुए यहाँ कराची में रह रहे हैं। तो हम इस बेस पे कोई लॉकडाउन का फैसला इस पे बात पे होता है क्या? कोई एविडेंस, कोई गवाही इस चीज़ की है? बिल्कुल नहीं है। ऐसा हम क्यों करेंगे? हाँ, जो क्राइटेरिया है, जो ये हमने नहीं तय किया, क्राइटेरिया भी हमने बैठ के पहले हमने कुछ इकदाम किए थे। पिछली बरस जब शुरू आया था कोविड, तो हमने इनिशिएटिव लिया, सिंध हुकूमत ने लिया, CM साहब ने इनिशिएटिव लिए, फैसले किए और जिसके नतायज भी बहुत बेहतर है, लेकिन क्रिटिसाइज भी हमें किया गया। तो लेकिन अब हम कोशिश करते हैं हम ज़्यादातर फैसले जो हैं वो मुल्कीर नेशनल लेवल पे NCOC के जो गाइडलाइंस हैं उनसे जो इजलास होते हैं उनमें बैठ के हम तय करें। तो ये जो क्राइटेरिया बनाया जाता है कि जी कहाँ लॉकडाउन लगेगा, कहाँ नहीं होगा, कहाँ कितना लगेगा, कहाँ फुल लॉकडाउन लगेगा, कहाँ स्मार्ट लॉकडाउन लगेगा, कहाँ क्या होगा, ये तो एक क्राइटेरिया जो तय किया हुआ है उसके मुताबिक हम फैसला करते हैं। अगर कहीं केसेस ज़्यादा आते हैं, बहुत हम समझ रहे हैं कि इस मोहल्ले में, इस वार्ड में, इस जगह उनकी रिपोर्टिंग जो है वो ज़्यादा हो रही है तो लॉकडाउन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप ज़राअत के वज़ीर हैं। अब मैं चाहूँगा कि अब आपकी जो सर्विसेज हैं अपने मतलब वजारत के हवाले से वो किस कदर हैं? क्या किसानों के मसले हल हुए? किसान कार्ड भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया और कितनी मतलब काम पेंडिंग में हैं? उनकी जो मसाइल हैं, कभी उनको बीज नहीं मिलता, तो कभी उनको पानी टाइम पे नहीं मिलता, कभी वो कहते हैं हमारी फसलें जल गई जी, हमारा वडेरे ने पानी रोक लिया। उसके लिए आप क्या इक़दाम कर रहे हैं? एग्रीकल्चर मिनिस्टर मैं अगर आप मखसूस एग्रीकल्चर की हवाले से बात करेंगे तो बहुत सारे मसाइल और इशूज़ हैं एग्रीकल्चर में, और उसमें हमने काफ़ी चीज़ों पे हम बहुत चीज़ें कराना चाहते हैं। और जब इलेक्शन कैंपेन शुरू हुई 2018 की, तो उससे पहले हमारे चेयरमैन साहब ने एक मैनिफेस्टो दिया था पूरा, और उसमें एक प्रोग्राम चॉक आउट करके दिया था जिसमें एग्रीकल्चर की चीज़ें भी थी, जिसमें एग्रीकल्चर वर्कर जो है उनके लिए भी काफ़ी चीज़ें थी। एग्रीकल्चर वुमेन वर्कर, आपको हैरत होगी कि एग्रीकल्चर का ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है वो औरतें करती हैं। एग्रीकल्चर वर्कर की मेजॉरिटी जो है 70% जो काम होता है वो औरत करती है। तो उसमें भी हमारे पास एक दो प्रोग्राम थे जिस पे भी हम काम कर रहे हैं, और कुछ काम लेबर डिपार्टमेंट अलग से कर रहा है क्योंकि अब वो ज़्यादातर कुछ जो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं, मजदूर भी काम करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो दोनों हवाले से काम कर रहे हैं। हम भी इस पे काम करें, लेकिन आपको पता है कि मौजूदा हुकूमत आने के बाद हमारे लिए इतने फाइनेंशियल इशू मुआशी तौर पर इतने पैदा कर दिए गए कि हमें डेवलपमेंट अपना जो फंड्स था वो भी कट करना पड़ा, वो भी बंद करना पड़ा। आप समझ लें कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का अगर आप 2017-18 का डेवलपमेंट बजट देखेंगे तो जो 5000 मिलियन रुपीस से ज़्यादा था, जो अगर हम 20 और 21 का बजट उठाएंगे तो वो जाके 2000 मिलियन तक, यानी 2 अरब का, 5 अरब से ज़ायद वाला बजट हमें डेवलपमेंट का जो इंक्रीज होना चाहिए था हर साल ब साल इंक्रीज होने के बजाय, जो आप अगर प्रीवियस ईयर्स आप एक्सपीरियंस करेंगे देखेंगे तो उसमें हर साल 15-20% का आपको इजाफा नज़र आता होगा। यानी जो हमें 6-7 अरब अब का होना चाहिए था वो पिछले साल हमने जाके 2 अरब तक पहुंचाया। इसलिए कि हमें पैसे जो एक तो इन्होंने इकोनॉमी तबाह कर दी,
कलेक्शन ही नहीं हुई इनसे, नाअहलों से। तो इस वजह से दूसरा फिर सिंध का शेयर डेलिबरेटली जो है वो ये हुकूमत चाहती है कि सिंध का शेयर जो है NFC अवार्ड्स के तहत मिलना चाहिए, वो नहीं देते, इसलिए ताकि ये काम न कर पाएँ। तो इस वजह से भी काफ़ी चीज़ें, जो प्रोग्राम था हमारी पार्टी का, हमारी क़यादत की तरफ से, या हमने डिपार्टमेंट की लेवल पे बनाए थे, काफ़ी चीज़ें हैं। ठीक है, आपने कहा कि NFC अवार्ड काम नहीं कर पाए, या लेकिन उसके साथ साथ बहुत से ऐसे काम हैं जो हमने किए हैं एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में सबसे बड़ा काम मैंने जैसे जिक्र किया कि हम वाटर कोर्सेज की लाइनिंग कर रहे हैं, वाटर लोगों को पुख्ता, जिसमें 80% गवर्नमेंट देती है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध पैसा देती है, और फार्मर का 20%, वो भी लेबर की शक्ल में होता है। बाकी मटेरियल वगैरह, स्किल्ड लेबर भी जो होता है वो हमारी तरफ से होता है। फिर हम जो ड्रिप इरीगेशन, पानी की शॉर्टेज को कंट्रोल करने के लिए ड्रिप इरीगेशन हम लगा रहे हैं, जो भी बहुत हमारा सक्सेसफुल प्रोग्राम है, वो भी हम कर रहे हैं। वो भी 40-60 यानी 60% उसमें गवर्नमेंट ऑफ सिंध दे रही है। उसके बाद हम टनल प्रोग्राम दे रहे हैं, जिसमें कंट्रोल शेड बनाते हैं, उसमें 80%, वो बड़ा महंगा प्रोजेक्ट है, लेकिन उसकी 80% सब्सिडी गवर्नमेंट ऑफ सिंध देती है, 20% फ़कत फार्मर देता है। उसके अलावा हम बहुत सारे इम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं, थ्रेशर्स दे रहे हैं, लैंड लेवलर, लेज़र लेवलर जो है वो हम दे रहे हैं, हम कल्टीवेटर्स दे रहे हैं, हम जीरो टिलेज दे रहे हैं, हमने मुख्तलिफ और बहुत सारे इम्प्लीमेंट सब्सिडी पे फार्मर्स के लिए इतना कर रहे हैं। मैं अब लास्ट में आ जाता हूं कि आपने कहा कि सिंध के मतलब NFC अवार्ड या चाहे ग्रीन लाइन मंसूबा, जब वफाकी कोई प्रोजेक्ट होता है फिर भी वफाक पैसे रोक लेता है, सिंध को टाइम पे पेमेंट्स नहीं करता, और ये शिकवा भी आपका पुराना है। आप कहते हैं 18th अमेंडमेंट के बाद हम खुद मुख्तार हैं, वफाक कहता है 18th अमेंडमेंट में और भी अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है, सिंध हुकूमत नजर सानी करे। आए हमारे साथ बैठे हैं। आपको नहीं लगता कि अखलाकियात का फुकदान है, या कुछ नीयतों का मसला है, या आप आगे बढ़ें, आप उनको बताएं, आपका वफूद यहाँ से जाए, वफाक को आप बताएं कि जी हमारे साथ ये मामला है, लेकिन यहाँ तो मिलना ही नहीं होता, वज़ीर आज़म आते हैं, CM साहब मिलते नहीं हैं, ये क्यों है ऐसा? देखें, कोऑर्डिनेशन की कमी है। जहाँ बात वज़ीर आज़म साहब की है, मिलने की है, तो वज़ीर आज़म साहब जब बात मीटिंग रखेंगे, इजलास रखेंगे, बुलाएंगे, तो वज़ीर आला साहब बिल्कुल जाते हैं, ऐसी कोई बात। लेकिन जानबूझ के अगर वो नहीं बुलाएंगे तो फिर तो ज़ाहिर है वज़ीर आला क्यों जाएंगे। लेकिन जहाँ तक दूसरी बात आपने की कि 18th अमेंडमेंट के हवाले से आपने जो बात की, तो अगर वो कहते हैं, मुझे नहीं पता वो किस नीयत से बात करते हैं, क्या बात जहन में रख के करते हैं, या किस प्रोग्राम के तहत वो कहते हैं कि जी 18th अमेंडमेंट में, यानी 18th अमेंडमेंट के हवाले से और मज़ीद अमेंडमेंट्स होनी चाहिए या उसमें तब्दीली। तो हम भी ये चाहते हैं, लेकिन हम इस हवाले से ऐसे नहीं चाहते कि हम तो कहते हैं कि अभी और सूबों को इख्तियारात कम हैं जो ज़्यादा मिलने चाहिए। अगर वो ये कह समझते हैं कि और कोई कदगन डालें सूबाई खुद मुख्तियारी पे, हम और कोई चीज़ें उनकी कम की जाएं, तो ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन जहाँ तक 18th अमेंडमेंट का तहलीक है, तो छोटे सूबे, चाहे उसमें KPK हो, चाहे बलूचिस्तान हो, ये कोई पहली मरतबा डिमांड नहीं है, ये पुरानी हिस्टोरिकल डिमांड है कि जी सूबों को खुद मुख्तियारी दी जाए। ये तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल कैडर्स, सोशल वर्कर्स, इंटेलेक्चुअल, साफ़ी, जर्नलिस्ट, दानिश्वर, शायर जो भी थे, ये सब की डिमांड थी। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की, जो चाहे कतई नज़र उसकी आइडियोलॉजी क्या थी, उसकी सोच क्या थी, उसका प्रोग्राम क्या था, उसका मंशूर क्या था, उसका दस्तूर क्या था, लेकिन एक डिमांड उसमें लाजमी होती कि सूबों को खुद मुख्तियारी जब तक आप नहीं देंगे तब तक पाकिस्तान मजबूत और मुस्तहकम नहीं होगा। आज सूबे खुद मुख्तार हैं, लेकिन वफाक कहता है कि सूबे अपना काम नहीं कर रहे हैं। हम समझते हैं कि 18th जो डिमांड्स हैं सूबों की, वो उनको 18th अमेंडमेंट अभी पूरा कवर नहीं करती। बिल्कुल उसमें मज़ीद अमेंडमेंट्स होनी चाहिए जो सूबों को और ज़्यादा खुद मुख्तियार करें। अच्छा, तो फिर इसको कैसे कहेंगे कि वफाक कहता है कि सूबे खुद मुख्तार होने के बावजूद परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे, कि हॉस्पिटल भी हमें लेने पड़ जाते हैं, वफाक को बीच में आना पड़ता है। बिल्कुल कर रहे हैं, सूबे परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन आप ये मुझे बताएं कि जैसे आप अगर सूबों के अंदर मुदाखलत करेंगे, बेजा मुदाखलत करेंगे और गैर ज़रूरी मुदाखलत करेंगे, अगर आप सूबों को काम करने नहीं देंगे तो फिर सूबे कैसे काम करेंगे? ठीक है ना। एक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जहाँ फेडरेशन के मामला आते हैं वहाँ सूबा मुदाखलत नहीं कर सकता, ठीक है। जो सूबाई मामला आते हैं उनमें वफाक मुदाखलत नहीं कर सकता। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हमको अलग, लेकिन फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, उनका अपना अपना एक निज़ाम है, एक तरीक़ेकार होता है। जैसे नीचे एक लोकल काउंसिल्स का निज़ाम होता है, सिस्टम होता है, उनमें सूबे मुदाखलत नहीं करते। अब ये बात करते हैं, हमें हमेशा ताना दिया जाता है कि जी आपने जो लोग, ये कभी हमारे जो उनके इत्तादी बैठे हैं वो भी बात करते हैं जी आपने कौन सा जो है वो दिया है लोकल काउंसिल को इख्तियार।
लेकिन आप देखें कि सिंध ने जितना अख्तियार दिया, वो जो ये नारा लगा के आए थे कि जी जो हम पावर डिवोल्यूशन करेंगे, करेंगे, नीचे तक ले जाएंगे, इख्तियारात को निचली सतह तक ले जाएंगे, जो इमरान खान नारा लेके आया था, उसने ये क्या कि पाकिस्तान के मेरे ख्याल में, मुझे तादाद अब मैं भूल गया हूँ कि कितनी काउंसिल्स थी, उन तमाम तर सूबे की काउंसिल्स को तोड़ दिया, चलने तक नहीं दिया। लेकिन यहाँ आपने देखा कि कहाँ हमने कोई काउंसिल तोड़ी, चाहे हमारे मुखालिफ बैठे थे, हमने कहीं एडमिनिस्ट्रेटर नहीं लगाया तोड़ के, ट्रम्प पूरा किया तमाम के तमाम काउंसिल्स ने, चाहे हमारा मुखालिफ बैठा हो चाहे हमारा अपना बैठा हो, लेकिन वहाँ तो पूरे सूबे के सूबे की काउंसिल्स को तोड़ के रख दिया गया ताकि मुखालिफ थे, फ़कत इस वजह से कि मुखालिफ। चलें इस्माइल राव साहब, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा कि हम अक्सर देख रहे हैं कि सिंध में, क्योंकि MQM सिंध की दूसरी बड़ी जमात और आप पहली जमात हैं, और वफाक में भी आप कई बार हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं और हुकूमतें कर चुके हैं, बहुत सारी अमेंडमेंट आसिफ अली जरदारी साहब के दौर में हुई, रियली अप्रिशिएट। लेकिन जब हम सिंध में, जब से आप साहिब इक़्तिदार हैं, हम देख रहे हैं कि जब सिंध के मसाइल पे बात आती है या सिंध के देही शहरों में कोई इशू आता है, तो आपकी तरफ से बड़ी सिंपैथी नारे लगते हैं कि मरसू जी, सिंध के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जब हम कराची की बात करते हैं तो कराची की पॉलिटिकल फोर्सेस जिसमें MQM है और जमातें, वो कहती हैं जी कराची वाले मजलूम हैं, आज कराची का नौजवान राइडर बना हुआ है, उसके लिए नौकरियाँ नहीं हैं, सिंध हुकूमत कोटा तहत सारी नौकरियां जो है अपने लोगों को देती है। तो ये सिंध में शहरी, देही और मतलब आज का नौजवान क्या सोचता है, अब हमें इससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ज़बानों से, इन चीज़ों से, मतलब ये चूरन दोनों तरफ से ही चलते हैं सिर्फ वोट लेने के लिए। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमायत है जो कभी इस चीज़ पे बिलीव नहीं करती, ठीक है ना, ज़बानों पे या इस पे, इस किस्म से। कराची, अगर आपको मैं दुरुस्ती करता चलाऊँ, दुरुस्तगी करना चाहूँगा, कराची किसी एक जमायत का शहर नहीं है, कराची किसी एक जमायत से मोस्टली जिनको मैंडेट मिलता है MQM की ज़्यादा यहाँ पे सीटें हैं। मैंडेट अगर कोई ज़बरदस्ती लिया जाए तो वो अलग बात है, लेकिन कराची के लोगों को अगर अपने तौर पर खुद फैसले करने दिए जाए तो फिर वो मैंडेट दूसरा होता है, ठीक है ना। अभी आपने देख लिया इस बार जो अभी जो इलेक्शन हुआ उसमें आपने देख लिया NA 249। जी बिल्कुल। तो हम कहते हैं कि ये लोगों का अख्तियार होना चाहिए, उनको आज़ाद मुकम्मल एटमॉस्फेयर में फैसला करना है कि वो किस जमायत को, हम नहीं कहते कि MQM को वोट न दें या फिलानी को जमायत को न दें, फिलानी जमायत को दें, हम उनको आज़ाद माहौल होना चाहिए मुयस्सर, ताकि वो अपनी मुस्तकबिल का, अपनी तकदीर के फैसले खुद करें। और फिर देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही कराची के अंदर काम किया है, और कराची के अंदर ये आप जितने देख रहे हैं, जितने बड़े बड़े इदारे बनाए हैं, NICVD कहाँ है मुझे बताएं, आप बताएं। हमने यहाँ कराची में उसका हेडक्वार्टर है, सारा बनाया हुआ। कराची की शाहराहें आप देख लें, सारी पीपल्स पार्टी ने बनाई हैं, फ्लाई ओवर जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाए हैं। और भी जो इशूज़ कराची के जेन्युइन इशूज़ हैं, हम नहीं कहते कि कराची के इशूज़ नहीं है, जितना बड़ा शहर है कराची का उतने बड़े उसके इशूज़ हैं, उसको रिजॉल्व करने के लिए बाद इतने बड़े इशूज़ हैं कि सूबाई हुकूमत की फाइनेंशियल कैपेसिटी इतनी नहीं होती कि वो उनको हल कर पाए। लेकिन वफाक ने आज तक, इस हुकूमत ने तो कोई, मेरे ख्याल में कराची के लिए जहाँ से दावा करते हैं कि जहाँ से उन्होंने इतनी सीटें ली हैं, अब वो कैसे ली, क्या ली, मैं नहीं कहता कि उन्होंने कोई सिलेक्ट किए गए उनके बंदे या इलेक्ट हुए या क्या, ये अलग बात है, वो तो सब पूरा मुल्क जानता है, आलम आश्कार चीज़ है। लेकिन उसके बावजूद कराची के लिए कोई एक नया प्रोजेक्ट ये ले आए हैं, कभी कोई उन्होंने बात की है पूरी सिंध के लिए कोई ले आए? कोई नहीं। ये पुराने प्रोजेक्ट उठा के ऐलान आते हैं, वज़ीर साहब बड़े जी इतने 100 अरब का ऐलान कर गया, इतने अरब इधर दे गया, इतने दे गया। चले जी, इस्माइल राहू साहब वज़ीर ज़राअत सिंध, बहुत सारे उमूर पर हमने उनसे बात की और अभी भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। हमारी कोशिश थी कि उनको हम अप्रिशिएट भी करें, उनको निशानदेही भी करवाएं कि कहाँ कहाँ और कुछ करने की ज़रूरत है। इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शादो आबाद रहे। तुमसे है पाकिस्तान में फ़िलवक्त इतना ही। साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।